नमस्कार दोस्तों, rebellionvoice.com पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनकी सोच कुछ अनोखी थी। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके होते हैं और उनकी विचार थोड़े आम लोगों से अलग होती है और उन्हें एक सही पारखी मिल जाता है तो उनकी सोच एक प्लेटफॉर्म बन के उभरती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलेंगे जिनका नाम है डॉक्टर अभय जेरे। ये मोदी जी के इनोवेशन टीम के एक मेंबर हैं और चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी हमारे देश के। इन्हीं की सोच है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो आज एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आई है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अभय जेरे से। मैं तो पहले rebellionvoice.com का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हैकाथॉन जैसे एक वेरी क्लिष्ट जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप पहले थोड़ा अपने बारे में देश की जनता को बताइए कि आप कौन हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और आपका इनिशिएटिव कैसे आपने सरकार के सामने रखा। इसके बारे में थोड़ा हमें सबसे पहले यही बताइए। बेसिकली मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं अभी सबैटिकल पे भारत सरकार के साथ HRD मिनिस्ट्री के साथ अभी चीफ इनोवेशन ऑफिसर के पद पे हूँ। और जो भारत स्पेशली MHRD के जो इनोवेशन रिलेटेड पूरे इनिशिएटिव्स है वो सब मेरे अंडर है और मैं उसको सब चलाता हूँ और मॉनिटर करता हूँ, कंसेप्चुअलाइज भी करता हूँ। एंड आई वर्क वेरी क्लोजली विद दीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT हो, NIT हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, कि इन इंस्टीट्यूट्स में इनोवेशन इकोसिस्टम हम कैसे प्रमोट करें और बच्चों को इनोवेशन की तरफ कैसे लेके चले, उस विषय में के जो पूरे कार्यक्रम है वो मैं सब करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सबैटिकल का मतलब होता है कि आप अपने कोई भी प्राइमरी काम कर रहे हैं उससे छुट्टी लेके कुछ हट के कुछ करना। ये क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी के हैं और अभय जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे। तो अभय जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि ये जो हैकाथॉन है इसके बारे में आप जनता को आम भाषा में समझाइए, क्योंकि जैसे ये बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मगर उनके माता पिता बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है, आप लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव लाए हैं उनके बच्चों के लिए। तो उन्हें समझाइए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या और इसका मोटिव क्या है। हैकाथॉन एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग के छात्र हो या प्रोफेशनल्स हो, उनको हम कोई समस्या देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस समस्या को आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या बाकी की कोई टेक्नोलॉजी यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन दो जो वो समस्या को सुलझा पाए। और ये सुलझाने के लिए, समस्या को सॉल्यूशन देने के लिए उनको हम 36 घंटा, 40 घंटा, 2 दिन ऐसा समय देते हैं। तो इन प्रोफेशनल हो या इन बच्चों को कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है और एट द एंड ऑफ हैकाथॉन वो 36 घंटे का अगर पीरियड है तो 36 घंटे के पीरियड के बाद उनको सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है बनाया हुआ जो एक्चुअली चले। तो ये हैकाथॉन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी भी समस्या का बहुत ही लिमिटेड समय में कुछ सॉल्यूशन ढूंढना, एक इनोवेटिव, एक नया सॉल्यूशन ढूंढना, ये हैकाथॉन की संकल्पना है। इसका आउटकम क्या, मतलब जैसे ये बच्चे कर रहे हैं तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारी ये जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी के हो, ये बहुत बार प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके 4 साल में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो बहुत बार ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका कोई यूज नहीं होता है, वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए करते हैं, ग्रेडिंग हो जाती है, बाद में रख दिए जाते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये इन बच्चों के ये जो प्रोजेक्ट्स है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी एनर्जी है, वो देश के विकास में हम उसको कैसे यूटिलाइज कर पाए। अभी अगर आप देखोगे
तो इंडिया में मोटा मोटी किसी भी समय पे 70 से 80 लाख बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी करते हैं। और आपको तो पता है कि हर एक बच्चे को 4 साल में 6 महीने का प्रोजेक्ट करना पड़ता है उसको। तो अगर हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन यानी मोटा मोटी थोड़ा कैलकुलेशन करें तो 1 साल में जो एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ये बच्चे क्यूमुलेटिवली, वो इस समवेयर अराउंड 5 to 10 लाख पर्सन ईयर्स जिसे बोलते हैं। इतनी एनर्जी और इतना समय तो ह्यूमन इवोल्यूशन को लगा। तो हमारे यहाँ एक भारत में बहुत यूनिक सिचुएशन है कि एक बाजू में लाखों बच्चे हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दूसरी बाजू में लाखों समस्या है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हैकाथॉन का मॉडल यूज करके हम ये बच्चों से ये समस्याओं के लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स निकाल पाएंगे क्या। और हमारी समस्या ऐसी नहीं है बड़ी कि जिसको बहुत रॉकेट साइंस या बहुत बड़े सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जिसके लिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक हैकाथॉन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसे इन बच्चों को हम यूज करके ये सॉल्यूशंस जो देश के काम आए वो डेवलप कर सकते हैं क्या। दूसरी चीज ऐसी है कि बहुत बार ये बच्चे जब उनके कॉलेज में होते हैं तो बहुत थियोरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम होता है। और उसी कारण अगर आप लेटेस्ट सर्वे देखोगे तो उनका कहना है सर्वे में कि 60 से 70% प्रतिशत अपने जो बच्चे होते हैं वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। थोड़ी भी उनको अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये हैकाथॉन से वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे भी काम करेंगे तो उनका टेक्निकल कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो एक तो सोल्यूशन भी आएंगे हमारे पास, बच्चों के टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगे और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये सब सोच के मोदी जी के अंडर हमने एक प्लान बनाया और जहां सोचा कि एक राष्ट्रीय स्तर पे हम एक हैकाथॉन करें। भारत ऐसा एकमेव देश है जहां नेशनल लेवल पे एक हैकाथॉन चलती है। नहीं तो अगर आप जाओगे कि किसी कंट्री में जाओगे तो कोई सिटी के लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो, बट मुझे वो भी मालूम नहीं कि ज्यादा बड़े कंट्रीज में कई स्टेट के लेवल पे है। लेकिन इंडिया जैसा साइज का कंट्री कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नेशनल लेवल पे हैकाथॉन करता है और वो हमारे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बहुत बड़ी खासियत है। तो अभी जी जैसा आपने बताया कि कोई भी बड़ी देश इस योजना को लागू नहीं की हुई है अपने देश में, और जैसा कि एक इंटरनेशनल माइंडसेट हम देखें तो लोगों का ये मानसिकता बनी हुई है कि मतलब भारत ऐसे देश में इनोवेशन नहीं हो सकता। यहाँ के लोग बस काम करते हैं और किसी के अंडर में रह के कुछ काम कर सकते हैं, नया इनोवेशन यहाँ के लोग नहीं कर सकते। ये आमतौर पर हम देखें विदेशों को जैसे जो जनरल हम पढ़ते हैं उसमें ये आमतौर पर छपते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है और क्या इस इनिशिएटिव से इस पर कुछ बदलाव आएंगे और कैसे, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना सबसे बड़ी बात होती है, तो ये कैसे चेंज होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया में कंट्रीज का एक रैंकिंग होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये कार्नेगी मेलन वगैरह लोग करते हैं जहां वो सभी देश को उनके इनोवेशन एबिलिटी पे रैंक करते हैं। ये ग्लोबल रैंकिंग अगर आप देखोगे तो 2014 में हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे रैंकिंग था वो 81 था। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स करने के बाद, हैकाथॉन जैसे एफर्ट्स करने के बाद अभी जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे रैंकिंग है वो 57 है। इसका मतलब है हम 20 से ज्यादा रैंक हम जंप कर गए 4 साल में। मोदी जी ने तो हमको अभी टारगेट दिया है कि अगले 3 साल में हमें 30 के अंदर आना है, क्योंकि अगर आप चाइना के साथ भारत की तुलना करोगे तो चाइना का रैंक है 17th। और जब मुझे मालूम नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन अगर जो भारत के पहले आगे वाले जो लोग हैं अगर उस कंट्रीज को आप देखोगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। कंट्री वियतनाम जैसी कंट्री है, इस्टोनिया जैसी कंट्री है, ग्रीस जैसे, ये लोग हमसे आगे है इनोवेशन में।
तो आपने सही कहा कि एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा अपने यहाँ भी और विदेशों में भी। जो लिखते हैं उनका भी माइंडसेट अपने को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, अच्छी चीजें बहुत सारी इंडिया में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जब बात कर रहे हैं तो हम अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी ओपन इनोवेशन की ही बात सब चलती है। आप कहीं भी जाओगे, कोई कंपनी में जाओगे या फार्मास्यूटिकल्स में जाओगे, या तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इनोवेशन के, लेकिन सबसे अभी जो मॉडल अच्छा बोल रहे हैं लोग वो ओपन इनोवेशन का मॉडल है। यानी क्या कि हम कंपनी के अंदर सिर्फ इनोवेशन या रिसर्च नहीं करेंगे, हम क्राउड सोर्स करेंगे, हम लोगों को भागीदार बनाएंगे नए आइडियाज लाने में, नए आइडियाज डेवलप करने में। और अभी हम क्लेम कर रहे हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के थ्रू हमने सबसे बड़ा दुनिया का ओपन इनोवेशन मॉडल खड़ा किया है। जी अभय जी, जैसा आपने बताया, तो एक सवाल मेरे मन में, मैंने भी ये सुना है, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं, कि इसमें शायद कॉर्पोरेट को भी जोड़ा गया है। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट और ये जितने भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, सबके मिली भगत से ये हमारी हैकाथॉन चल रही है। तो थोड़ा ये कॉर्पोरेट और ये जो सारे रोल्स है, डिफरेंट कॉर्पोरेट, प्राइवेट और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये कैसे मॉडल काम कर रही है। अभी ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, ये उसका तीसरा साल है। पहले 2 साल में सिर्फ हम गवर्नमेंट को फोकस कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी का कहना था कि हम बच्चों को देश से जोड़े। ओके, यानी क्या कि देश की समस्याओं के ऊपर काम करें। गंगा का काम हो, रेलवेज का काम हो, ओके, रूरल डेवलपमेंट के काम हो, तो हम इन मिनिस्ट्रियों के पास जाते थे। इन मिनिस्ट्रियों के हम प्रायोरिटीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनसे आइडेंटिफाई करते कि तुम्हारे 10 प्रॉब्लम, 15 प्रॉब्लम्स हमको बताओ जो सबसे बड़े हैं। अगर वो सॉल्व करते हैं तो आपको इजी इन गवर्नेंस भी होगा, डिलीवरी भी होगा। तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स लेते थे। तो पहले साल हमारे साथ 28 मिनिस्ट्रीज जुड़ी, जिन्होंने हमको अबाउट 600 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी थी। इसरो भी आया था, एटॉमिक एनर्जी भी था, रोड ट्रांसपोर्ट भी था, रूरल मिनिस्ट्री भी थी, रेलवेज थी, ऐसे गंगा वाटर जैसे हमने बोला, रिजुवेनेशन, उनके मिनिस्ट्री थी। तो उन्होंने दिया, तो हमने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बच्चों के साथ दे दिए, और बच्चों ने 27 उसमें से जो समस्या है वो बच्चों ने सुलझाई। और इसरो ने अभी इंप्लीमेंट भी कर दी उसमें से कुछ समस्या, उनके सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट भी कर दी। दूसरी साल में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए। पहले साल तो हम सेंट्रल के पास थे, दूसरी साल में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, और स्टेट गवर्नमेंट 17 स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे साथ जुड़ गए। तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उन लोगों ने उनकी समस्या देना चालू कर दिया। तीसरे साल में जो ये 2019 का हमारा हैकाथॉन हुआ, उसमें हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, और 90 से ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने उनके प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर किए। गवर्नमेंट तो है ही हमारे साथ, प्राइवेट ने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देना भी चालू कर दिया, और सब बड़े नाम है। आप देखोगे बजाज हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, माइंट्री हो, कॉग्निजेंट हो, टीवीएस मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं इनकम। तो उन्होंने भी सोचा कि अगर इतना इसमें से अच्छा आउटपुट निकल रहा है तो हम भी बच्चों के साथ जुड़े, बच्चों की क्रिएटिविटी को हम भी थोड़ा देखें, और उन्होंने 95 सच कंपनीज ने आगे इस टाइम पार्टिसिपेट किया। और इस साल इतना बड़ा वो हमारा हैकाथॉन हुआ, 2 लाख बच्चों के तरफ से 52-53 हजार टीम्स आई थी। और अभी मार्च 2 और 3 तारीख को 36 घंटे का हमारा सॉफ्टवेयर एडिशन हुआ, जिसमें बच्चों ने 10,000 से ज्यादा बच्चों ने, वो ग्रैंड फिनाले था, वो पहले से स्क्रूटिनी करके 10,000 बच्चे आ गए थे। उन्होंने 48 सेंटर्स में काम किया, 36 घंटा बिना सोए, बिना खाए पिए नहीं बट सोए, पूरा काम किया। और अभी उन्होंने सॉल्यूशंस दिए जो अभी कंपनीज, मिनिस्ट्रीज आगे लेके जा रही है। ये सॉफ्टवेयर एडिशन था। हमारा हार्डवेयर एडिशन 5 दिन का होता है, जो अभी जुलाई में स्केड्यूल्ड है।
अब थोड़ा रामायण काल में चलते हैं। जैसा कि हमने देखा था, जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उस समय जामवन जी ने उन्हें उनकी शक्ति का आभास कराया था। तो हम अभय जी से भी ये आशा करते हैं कि देश के युवाओं को उनकी शक्ति का ये आभास आगे कराएं। तो अगला सवाल मेरा अब अभय जी से ये रहेगा कि जैसा अभी हमारा देश फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल इन सब पे डिपेंडेंट है, हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, तो क्या भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा? कुछ हमारा भी ऐसा रहेगा? क्योंकि एक रक्षा के तौर पे भी हम देखें तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे डेटा विदेशी ले जा रहे हैं हमारे। तो इस पर आपका क्या राय है? मैं तो पहले आपसे एक विनती करूंगा कि मुझे हनुमान जामवन जी से कंपेयर ना करें। मैं बहुत ही सिंपल सामान्य आदमी हूँ, वो भगवान है। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि इंडिया में से हम भी पूछते हैं, मैं भी बच्चों से जाकर के पूछता हूँ कि ऐसा कब समय आएगा कि हम सब मिलके एक साथ काम करके व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक जैसे कब हम इनोवेशंस लाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनोवेशन होता ही नहीं है। ओके, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक निर्माल्य कुमार का एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, जहां उन्होंने दिखाया है कि कैसे इंडिया में इनोवेशन होते हैं। ओके, अभी भी आप देखोगे तो ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनके सबके R&D सेंटर्स, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के R&D सेंटर्स इंडिया में हैं, और बहुत सारे इंडिया के यंगस्टर्स ही उस R&D सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेटेंट्स पब्लिश कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी ये जो सब इनोवेशन है ये कंपनी के नेम पे जाता है, वो इंडिया के नाम पे नहीं आता है। तो हमें वो करना ही है। जैसे इसरो ने अभी इतने बड़े बड़े अच्छे काम कर रहा है, एक खुद की एक आइडेंटिटी ग्लोबल स्पेस में बना रहा है, वैसे हमें लगता है कि अगले 2 या 3 या 5 साल में ये सब एफर्ट्स करने के कारण इंडिया से भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स निकलेंगे। अभी ओला जैसा प्लेटफॉर्म है जो ना उबर को दुनिया में टक्कर दे रहा है, वो इंडिया से ही है, इंडियन ही है। या बाकी के ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स निकल रहे हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स इनोवेशन है क्या? मे बी नहीं डायरेक्टली, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया से निकल रहे हैं, और कुछ सालों में आई एश्योर यू कि बहुत सारी अच्छी आइडियाज इंडिया से निकलेगी, ऐसा हमारा इंटरनली भी मानना है। तो अभी जी मेरा एक सवाल मन में उठ रहा था कि आखिर आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि आमतौर पे जल्दी ये चीज खटकती नहीं है किसी के दिमाग में, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? इसकी भी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। 2015 में जब स्मार्ट सिटीज का प्रपोजल बन रहा था, तो पुणे भी उसमें वो प्रपोजल में कंपटीशन में स्मार्ट सिटीज के शामिल होना चाहती थी। तो यहाँ के जो कमिश्नर है कुणाल कुमार जी थे उस वक्त के, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जहां सिटीजन एंगेजमेंट हो, सिटीजन की भागीदारी हो प्रपोजल में, और पर ऐसा कुछ नया इनिशिएटिव कि जो बाकी किसी प्रपोजल में नहीं हो सकता। तो तब हमने एक डिजिटल पुणे हैकाथॉन की कंसेप्ट रखी थी उनके सामने। तो हमने क्या कहा था उन्हें कि हम पुणे की 4 एजेंसीज या 5 एजेंसीज को पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट है, PMPL, PMPML, या पुणे कॉर्पोरेशन है, या PMRDA है, यानी पुणे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या MACB है जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उनको हम मिलते हैं, उनके 5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और पुणे के बच्चों को वो थ्रो कर देते हैं, पुणे की इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो उनको बहुत आइडिया वो पसंद आया। तो हमने ऐसे 25 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इकट्ठा की और हमने डाल दिया, और हमें जो रिस्पांस मिला वो बहुत ही फिनोमिनल था। हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस आएगा। और तब हमें लगा
के ना ये कंसेप्ट में दम है, इस कंसेप्ट में पोटेंशियल है। बाद में हम एक बार जावड़ेकर जी से ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वहां हमने उनको ये इंसिडेंट नैरेट किया, तो उन्होंने कहा कि इस देश के लेवल पे कुछ आप कर सकते हो क्या ऐसा। तो पहले तो हम बहुत हिचकिचाए, क्योंकि पुणे लेवल पे किया था, स्टेट लेवल पे भी नहीं किया था, डायरेक्टली देश लेवल पे कैसे जाए। तो वो बोले कि आप सोचो थोड़ा सा, 2-3 बार और मिलते हैं, थोड़ा सा प्लान, कुछ मॉडल इमर्ज हो सकता है क्या, देखते हैं। और तुमको आप लगेगा तो हम पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनसे प्रॉब्लम लेंगे। तो उसी मॉडल पे हम चले, और आदरणीय मंत्री जी ने, जावड़ेकर जी ने सबको लिखा, और उसमें से 28 मिनिस्ट्रीज हमारी साथ आई और एक नया मॉडल उभर के आया, और अभी हम वो मॉडल 3 साल से चला रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर आए हैं, तो आपकी भी कुछ अपेक्षा होगी कि हमारे देश के युवा भी कुछ करें, तो अंतिम संदेश आपका उनके लिए क्या होगा? मैं बच्चों को संदेश ऐसा कुछ दे पाऊं, इतना तो मैं बड़ा हूं नहीं, मैं छोटा सा सामान्य इंसान हूं, बट मैं इतना ही उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जब वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जब वो सोच रहे हैं, उनके आजू बाजू में, जब वो उनके इकोसिस्टम में, उनके एनवायरनमेंट में वो देख रहे हैं, तो थोड़े से कान आंख उनके ओपन रखे और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, और दे शुड ऑलवेज थिंक कि हाउ कैन आई यूज माई एक्सपर्टीज, एंड व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज, व्हाट आर देयर एक्सपर्टीज, देयर टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल कैपेबिलिटी, how can I use these technical capabilities to solve those problems? मैं उनकी क्षमता जो है वो जो आजू बाजू में उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में वो कैसे यूज करें। उससे क्या होगा, वो देश से जुड़ेंगे, वो समाज से जुड़ेंगे, वो एक अच्छे टेक्नोक्रेट्स बनेंगे, और उससे भी अच्छा एक सेंसिटिव अच्छे इंसान बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों ने इतना भी किया तो देश का बहुत भला हो जाएगा। अच्छा अभय जी, एक सवाल मेरा मन में है कि पुणे से अब आप दिल्ली जा चुके हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आए हैं इसके कारण? बदलाव तो वैसे बहुत आए हैं। पहले मैं प्राइवेट में काम करता था, और हमेशा ऐसा सोचता था कि गवर्नमेंट में जाऊंगा तो प्राइवेट इतना काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं जब अभी दिल्ली में हूँ तो मैं प्राइवेट से ज्यादा काम करता हूँ। 16, 17, 18 घंटा कभी कभार काम करना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े इनिशिएटिव्स हैंडल करता हूँ। दूसरी थोड़ा सा खाने पीने की दिक्कत है, बट ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट एक वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस लगता है, लेकिन मेरे जो सीनियर ऑफिसर, मेरी अथॉरिटी सीनियर है, जो मेरे बॉस लोग हैं, वो तो मेरे से भी ज्यादा काम करते हैं, तो वो भी एक इंस्पिरेशन है कि देश के लिए मैं जो मुझे अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जितने टाइम की है, मैं जितना हो सके ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके एक इम्पैक्ट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट व्हेन आई विल get out of the role and may come back to Pune again or relocate back to Pune, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने मेरी मेहनत में कुछ कमी की, and I should always feel that I have done my best and I have utilized the opportunity which I got to best of my ability. इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। तो अभय जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे ही देश के
नामी हस्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।